शादी की पहली रात मेरी दुल्हन कमरे से भाग गई। रिश्तेदार हमारा मजाक ना उड़ाए, इसलिए अम्मा ने मेरी शादी मेरी फूफो की 14 साल बेटी से कर दी। लेकिन मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि ये अभी छोटी बच्ची थी। अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि शादी की पहली रात मियाँ बीवी क्या करते हैं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि इसने अचानक मुझे, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे से बड़े 2 भाई और 2 बहनें थी, वो सब शादीशुदा थे। मैं सबका लाडला था। ज्यादातर ऐसे होता कि मेरे मुंह से बात निकाली नहीं कि पूरी भी हो गई। हमारा घराना खुशहाल घराना था। एक दूसरे का ख्याल रखना, इज्जत करना, एक दूसरे के काम आना, मुकम्मल और खुशहाल घराना था। अम्मा जरा पुराने ख्यालात की मालिक थी। अपने खानदान और आस पड़ोस की बातों को अहमियत देने वाले अम्मा का शुमार इन अफराद में होता था जो हमेशा हर काम में लोगों की सोच को अहमियत देती थी। लोग क्या कहेंगे, इनका इस जुमले से ही हम बहुत परेशान थे। ना सिर्फ परेशान बल्कि तंग भी थे। अम्मा को इतनी परवाह हमारी नहीं होती थी जितनी लोगों की होती थी कि लोग क्या कहेंगे। अब्बा भी चिढ़ जाते थे, अरे भाई कहने दो लोगों को, जो कहते हैं कि इस बात की इतनी फिक्र है, लोग भले कुछ सोचते भी ना हो, मगर अम्मा का वही एक जुमला जो सबको चढ़ाने के लिए काफी होता था। बाज दफा हालात ऐसे बदलते कि खुशियों का गुमान भी नहीं होता। सही कहा है किसी ने, जिंदगी सबसे बड़ा इम्तिहान इसी से लेती है जो जिंदगी का सबसे लाडला होता है। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, बुशरा भी उसी कॉलोनी में रहती थी। वो जब भी कॉलेज जाती, रास्ते में आते जाते मैं उसे देखता तो मुश्किल से ही दिल को संभाल पाता। मगर उम्र का तकाजा ऐसा होता है कि जिंदगी में कोई शख्स अहम हो जाए पता भी नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हाल मेरा हुआ था। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे एक नजर देखे तो दोबारा देखने की ख्वाहिश करे। वो किसी परी से कम नहीं थी। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। मैं तकरीबन पढ़ाई से फारिग हो चुका था और नौकरी ना मिलने के बाइस मोहल्ले के कोने पर खड़ा पाया जाता था। एक दिन बुशरा कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में ही मैंने उसे रोक लिया। सोचा इससे बात करके देखता हूँ क्या कहती है। मेरी इस हरकत से वो बहुत घबरा गई थी, मगर मैंने सिर्फ इसके भाई का नाम लेकर इसके बारे में पूछा और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। इसकी घबराहट देखकर उल्टा मुझे शर्मिंदगी होने लगी। बिला वजह मेरी वजह से वो कितनी परेशान हो गई थी। हालांकि उस दिन मेरा पक्का इरादा था कि मैं अपनी पसंद का इजहार कर दूंगा। इधर माँ मुझे नौकरी तलाश करने पर रोज बोलती। इनकी एक ही रट थी कि जल्द नौकरी तलाश करो ताकि वो मेरे सर पर सेहरा सजा सकें, और मैं अभी ये सब नहीं चाहता था। सब दोस्त कहते थे कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा ख्वार होना पड़ता है। मुझे भी अंदाजा था कि इंसान कितना मसरूफ और बाज़ औक़ात बहुत मजबूर हो जाता है। इसलिए भी कि अपने घर में 2 भाई शादीशुदा थे। खैर ये तो सुन्नत है और सबको करना होती है, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। कुछ ये भी ख्याल था कि बुशरा भी अपनी पढ़ाई से फारिग हो जाए तो अम्मा को अपनी पसंद बताकर इसका हाथ मांग लूंगा। अभी अम्मा को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मैं रोज फाइल उठाता और मुख्तलिफ इदारों और कंपनियों में किस्मत आजमाने चला जाता। इन जगहों पर मेरे जैसे और भी बेशुमार लोग मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब सजाए वहां बैठे होते थे। इतने सारे लोगों में से किसी एक की किस्मत जागती और वो फातिहा पढ़कर खुशी खुशी वापस चला जाता और बाकी सब मुंह लटकाए अपनी फाइल बगल में दबाए किसी और जगह किस्मत आजमाने निकल जाते। ये तो रोज का मामूल बन चुका था। अपनी फाइल लिए कई घंटों किसी कंपनी में खड़े होना, अपनी बारी का इंतजार करना और फिर किसी और के इंतखाब पर अपनी फाइल उठाकर वापस मुंह लटकाए घर आ जाना और किस्मत को कोसना। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता था, बल्कि वहाँ बेशुमार लोग ऐसे थे जो अपनी किस्मत आजमाने आते थे और इसी तरह वापस चले जाते थे। बस जिसको नौकरी मिलती वही खुश व खुर्रम वहाँ से निकलता था। मैं भी अपनी बुशरा को आते जाते देखता और ठंडी आहें भरता कि कब मुझे नौकरी मिले और कब मैं अम्मा को अपने रिश्ते के लिए बुशरा के घर भेजूं। मेरे घर से 2 घर छोड़कर बुशरा के घर के करीब मेरे एक मोहल्ले का दोस्त रहता था। ज्यादा दोस्ती नहीं थी, बस मोहल्लेदारी की वजह से और कभी कभी क्रिकेट टीमें होने की वजह से अच्छी सलाम दुआ थी। अच्छी शक्ल व सूरत का मालिक था। इसके बाल घुंघरियाले थे और वो भी आजकल नौकरी की तलाश में था। इसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी थी। मैंने अक्सर नोट किया कि वो बुशरा को उसी नजर से देखता है जिस नजर से मैं उसको देखा करता था। हो सकता है मेरा वहम हो या फिर वैसे भी सब लड़कों की आदत होती है। मैं अक्सर यही सोचता कि लड़के तो आते जाते तकरीबन हर लड़की को ताड़ते हैं। यकीनन ये भी ऐसे ही देखता होगा, मगर एक दिन मैंने महसूस किया कि जब बुशरा वहाँ से गुजरती और वो लड़का इसे देखता तो बुशरा भी उसे मुस्कुरा कर देखती। 1-2 बार तो मैंने ऐसे ही नोटिस लिया। फिर इसके बाद मैंने खास तवज्जो से देखना शुरू किया तो वाकई दोनों की आंखें चार होते ही दोनों मुस्कुराहटों को एक दूसरे की तरफ उछालते। मेरे लिए बात बहुत तकलीफदा थी, लेकिन मैं बेबस था, कुछ नहीं कर सकता
सकता था क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। बस घर आकर सोच सोच के सड़ता रहता और प्लानिंग करता कि किस तरह बुशरा को अपनी कैफियत के बारे में बताऊं और इस लड़के से पीछा छूटे। मुझे कोई तरीका समझ में नहीं आता था। एक तो नौकरी का मसला और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत जो मुझे दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपनी दिन रात की इन सोचों से परेशान रहने लगा और अब घर वालों को भी मेरी सूरत हाल से कुछ परेशानी होने लगी कि आखिर बात क्या है। वो मुझसे अक्सर पूछते कि क्यों तुम इतना परेशान रहते हो, असल बात बताओ, और मैं टाल देता, बस नौकरी का कह के चुप करा देता। जॉब नहीं मिल रही इसलिए परेशान हूँ। हालांकि मुझे दूसरा मसला भी था जो मैं अभी बताना नहीं चाहता था, मगर कब तक। आखिर एक दिन बड़ी भाभी मेरे कमरे में आई और इन्होंने बड़ा हौसला दिलासा दिया, खूब बातें की और मुझे दिल की बात कहने पर आमादा कर लिया। और मैंने भी इन्हें खुलकर बुशरा के बारे में बता दिया और अपनी पसंद का इजहार कर दिया। फिर नौकरी की परेशानी का बताया। भाभी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, मुझे हौसला दिया कि परेशान मत हो, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि तुम्हारा रिश्ता लेकर उधर जाएंगे। तो इन्होंने मुझे ये भी दिलासा दिया कि मैं इनके घर जाकर लफ्जों में इजहार करूंगी कि हम यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं। इन्होंने काफी मेरी साइड ली और तसल्ली दी। मुझे काफी हौसला मिला कि एक तरफ का मामला तो ठीक हुआ। मैं अब दिलो जान से नौकरी की तलाश में निकलता। जहाँ कोई बताता मैं उधर अपनी फाइल लेकर चला जाता। अल्लाह अल्लाह करके एक जगह मुझे नौकरी मिल गई। अच्छी जॉब थी, मुझे कुछ सुकून मिला। घर वाले भी बहुत खुश हुए। मैं अपनी खुशी में बुशरा को भी शामिल करना चाहता था। शाम को सोचा भाभी को कहूंगा कि मेरे साथ इसके घर चलें और बुशरा और इसकी अम्मी को ये खुशखबरी दें। मैंने भाभी से बात की। पहले तो इन्होंने इनकार किया, फिर मेरे बार बार इसरार पर वो मान की। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी छत पर चला गया थोड़ा मौसम एंजॉय करने और कुछ बुशरा के घर तांग झांक करने। मेरा दिल कर रहा था कि छत पर खड़े होकर चीख चीख कर सबको बताऊं कि मुझे आज जॉब मिल गई है। तो ये बचकाना ख्वाहिश मगर जो इतने अरसे से नौकरी के लिए इतना ख्वार हुआ था, इसके एहसासात कुछ ऐसे ही होते हैं जो इस दिन मेरे थे। मैंने छत पर जाकर एक लंबी अंगड़ाई ली। उसी दौरान मेरी नजर सामने वाले घर की छत पर खड़े उसी लड़के पर पड़ी जो मेरे ख्याल में बुशरा के साथ सेट था। मेरी अंगड़ाई वही खत्म हो गई। मेरी आंखों में नफरत और दिमाग में गुस्से की आंधियां चलने लगी क्योंकि वो पूरी तवज्जो से बुशरा से इशारों में बातें कर रहा था। बुशरा अपने सहन में खड़ी थी। मेरा हाथ खुद ब खुद गुस्से से मुके की शक्ल बना चुका था। मैं अपने इस जज्बे पर खुद भी हैरान हुआ। इतने में बुशरा की नजर मुझ पर पड़ गई और वो जल्दी से कमरे में चली गई। मैं नफरत से इस लड़के को घूरने लगा। हद करता है, वो मेरी है और तू उसे आंख मटका कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं, मैंने दिल ही दिल में कहा। 2 मिनट बाद वो लड़का भी नीचे उतर गया। मैं फिर सोचने लगा अब क्या करूं। इससे पहले पानी सर से ऊंचा हो जाए मुझे कोई कदम उठाना होगा। मैं फिक्रमंदी से हाथ मलने लगा। हाँ, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मैं यही सोचते हुए नीचे आ गया। सबने मिलकर खाना खाया। फिर मैंने भाभी को सारी बात बताई और अब अम्मी से कहा कि इनसे बात करें और इन्हें राजी करें। मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि आज ही अम्मी को मेरी पसंद से आगाह करेंगी और जल्द ही कोई हल निकालते हैं इस बात का। भाभी ने ये भी कहा कि खुद को ठंडा रखो, इस लड़के को इग्नोर करो, अहमियत ना दो। मैंने ऐसा ही करने की हामी भरी मगर मैं अंदर ही अंदर सड़ भी रहा था और डरता भी था कहीं वो लड़का कोई चक्कर ना चला ले। खैर, मेरी फिक्रमंदी देखकर भाभी ने अम्मी को सारी बात बताई। पहले तो अम्मी ने इनकार किया कि अभी नहीं, अभी तो जॉब शुरू हुई है, वैसे भी मोहल्लेदारी है, बातें ना बने। मगर भाभी ने अम्मी को कायल कर लिया। शाम हुई तो अम्मी और भाभी मेरा रिश्ता लेकर बुशरा के घर गई। वो जब तक इसके घर में रही मैं बेचैनी से इधर उधर टहलता रहा और दिल ही दिल में दुआएं पढ़ता रहा कि खुदा करे इसकी अम्मी फौरन मान जाए, कोई परेशानी ना बने। कोई 2-3 घंटे बाद वो दोनों वापस आ गए। मैं जल्दी से इनके सामने गया कि मुझे देखकर बताएंगी, कोई खुशखबरी देंगी। फिर वो दोनों मेरी तरफ एक नजर देखकर अंदर गुजर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं तरह के ख्याल 1 मिनट में जहन में आए और परेशान करने लगे, यानी कि बात नहीं बनी। मैं सोचता हुआ इनके पीछे कमरे में चला गया और अम्मी भाभी के पास बैठकर इनकी तरफ गौर से देखने लगा। वो दोनों पहले मुंह नीचे करके बैठी रहीं, फिर मेरी तरफ देखा। इनकी हंसी निकल गई। मैं हैरान और परेशान इनको 2 मिनट देखता रहा। फिर इन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे बताया इन्होंने हाँ कर दी है। बुशरा की अम्मी को इस रिश्ते पर कोई इतराज नहीं। बाकी मैं खुशी से चीखा, हाँ भाई खुश हो जाओ, समझो तुम्हारा काम हो गया है। इतने में बाकी घर वाले भी आ गए। सब ने मुझे मुबारकबाद दी और खूब तंग किया। मेरी खुशी की इंतहा ना थी और मैं खुश कैसे ना होता। मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत मुझे मिलने वाली थी। पर दिल में एक ख्याल ये भी था
कि कहीं बुशरा को तो एतराज नहीं होगा। मैंने छुपके से भाभी से पूछ लिया कि इसकी अम्मी ने अपनी बेटी से पूछा था क्या वो रजामंद है। भाभी ने बताया कि जाहिर है वो अंदर दूसरे कमरे में गई थी, फिर चाय बुशरा बना कर लाई। अम्मी ने इसे मुबारकबाद दी तो वो खामोश रही। मतलब माँ बेटी के अंदर बातचीत हो चुकी थी और जाहिर है आंटी ने इससे पूछकर ही हाँ करनी थी। मुझे ये सब सुनकर कुछ सुकून मिला। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे मैं कोई फातिया हूँ, सामने वाले लड़के पर बाजी ले क्या हूँ। वो मुझे बेसर सा लड़का लगने लगा था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब बातें करने लगे थे कि कब शादी रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे और साथ साथ मुझे छेड़ते रहते। एक हंगामा सा था घर में। खैर मैं अगली सुबह तैयार होकर ऑफिस चला गया। जाते हुए बुशरा के दरवाजे पर नजरें थी कि शायद वो नजर आ जाए, शायद कहीं मिल जाए, मुझे इसकी मर्जी पता चले। मगर नहीं, वो मुझे कहीं नजर न आई। दिन गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन सबने तय किया कि अब इसकी अम्मी से शादी की तारीख मांग ली जाए। मामला यूं ही लटकाए रखना ठीक नहीं। सबने फैसला किया कि आज शाम अम्मी और दोनों भाभियां जाकर बुशरा की अम्मी से शादी की तारीख ले आएंगी। भाभी ने जाकर इनकी अम्मी को बता दिया था कि आज शाम हम तारीख लेने आ रहे हैं। इन्हें भी कोई एतराज ना था। सब बहुत खुश थे। शाम को अम्मी और दोनों भाभियां बुशरा के घर तारीख लेने चले गए। हम सब इस इंतजार में थे कि कब वो तारीख लेकर आए और पता चले कि कब की तारीख लिखी गई है और फिर तैयारियां शुरू करें। मुझे भी बहुत बेचैनी थी। 3 घंटे बाद अम्मी और भाभी घर वापस आई। सब इनके इर्द गिर्द जमा हो गए। इनसे तफसीलात जानने लगे। पता चला कि 2 महीने के बाद की तारीख तय हुई है। सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, मिठाई मंगवाई और हम सब ने मुंह मीठा किया। मैं उस दिन बहुत खुश था। घर में भी खुशी का समा था। सब शॉपिंग की लिस्ट तैयार करने लगे, अपने अपने कपड़ों की बातें करने लगे, तैयारियों की प्रोग्राम बनाने लगे। बस सब ने सोचा कल से शॉपिंग के लिए जाएंगे। लिस्ट तैयार होने लगी। अब मैं भी मुतमईन हो चुका था और अपनी पूरी तवज्जो से अपनी जॉब करने लगा था। काम को ज्यादा मेहनत और तवज्जो देने लगा ताकि शादी तक अपने बॉस का एतमाद हासिल कर सकूं, इनकी नजरों में अपनी मेहनत से मकाम बना सकूं। उस दिन के बाद से बुशरा मुझे कहीं नजर न आई। बहुत कोशिश की मगर इसे देखने में नाकाम रहा। बहरहाल ये सुकून था कि अब इसका नाम मुझसे मंसूब हो चुका है। घर वाले घर की सजावट और खरीदारियां करने में मसरूफ थे। मैंने भरपूर तवज्जो काम पर रखी हुई थी। दिन तेजी से गुजरे जा रहे थे। हम सबके अंदर जैसे बिजली जैसी तेजी आ चुकी थी। घर में एक हलचल थी। वक्त के गुजरने का पता ही न चला और वो दिन करीब आ गए। मेरे लिए शेरवानी पसंद की, अच्छा ड्रेस था, दुल्हन के कपड़े तैयार हो रहे थे। घर की सजावट का सामान इकट्ठा किया जा रहा था। सबके चेहरे पर एक रौनक सी थी। घर में एक हलचल सी मची हुई थी। बड़े मजे के दिन थे। हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। भाभी और बहनों ने ढोलकी रख ली थी। दोपहर सारे शॉपिंग करते और रात को कामों से फारिग होकर ढोलक लेकर बैठ जाते। मुझे बीच में बिठाकर खूब गाने गाए जाते। मैं भी इन गानों में शामिल हो जाता। भाभी छेड़छाड़ भी करती, शरारतें साथ साथ ही, हंसी मजाक चलता रहता। सब खुशियों में मगन थे। मेहंदी वाले दिन मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई गई। गाने और मेहंदी खूब रौनक मेला लगा हुआ था। रात के 12 बज चुके थे मगर कोई थकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक गाना यूं जैसे टेप चल रही हो। अम्मी बार बार खाना खाने की आवाज़ें लगाती मगर किसी को भी खाने की होश ना थी। सब अपने में मगन थे। दूसरे कजन और इनके बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे। घर का कोई कोना खाली ना था जहाँ कोई ना हो। सुबह मैंने दूल्हा बनना था, वो भी अपनी पसंद की लड़की का। ये सोच ही बड़ी तस्कीन अमेज थी। सारी तैयारियां मुकम्मल थी। आधी रात के बाद पता नहीं कौन सा पहर था जब सब अम्मी के डांट खाने के बाद लेटे ताकि सुबह के फंक्शन की तैयारी के लिए फिर से ताजा दम हो सके। दोपहर का फंक्शन था। सब तैयारियां मुकम्मल थी। काजी साहब को भी वक्त बता दिया गया। टेंट लग चुके थे। 11 बज गए, पता ही न चला। मिठाई के टोकरे भी आ चुके थे। इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल थी। मैंने बाहर निकलकर बुशरा के घर झांकना चाहा। मुझे लगा वहाँ मुकम्मल खामोशी है। वो क्यों भला? इनके घर तो किसी ने फिर पूछा नहीं। हाँ, 4 दिन पहले जाकर कपड़े दिए, सब ठीक थे, खुश थे इनके घर वाले भी। मैंने भी भाभी से कहा पता करे सब तैयारी है, बारात इनकी तरफ कितनी देर में आए, क्या वो तैयार है? भाभी ने कहा अभी देखती हूँ। मैं शेरवानी पहनकर तैयार हो चुका था। भाभी चादर ओढ़कर मालूमात लेने बुशरा के घर चली गई। घर वाले कजन, खाला, फूफो, चचा जान सब जाने के लिए तैयार हो चुके थे। एक जोश व खरोश था। सब मिलके कामों में हिस्सा ले रहे थे। बस काजी साहब का इंतजार था कि इन्हें लेकर घर लड़की वालों के घर जाना था जहाँ इन्होंने इंतजाम कर रखा था। मेरी भाभी बुशरा के घर से वापस आ गई। मैंने देखा इनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। जिस खुशी से वो गई थी वापस आकर उनकी खुशी गायब थी। अजीब सी फिक्रमंदी के आसार नुमाया थे। अम्मी
इनके कंधे पकड़कर पूछ रही थी, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। मैं भी करीब पहुंच चुका था। क्या हुआ भाभी, सब खैर है। भाभी बस खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। अम्मी ने फिर झंझोड़ कर इनसे इस खामोशी की वजह पूछी। वो आहिस्ता से बोली, अम्मी जान, जब मैं लड़की वालों के घर गई तो बुशरा की अम्मी रो रही थी। इनकी बहन भाई पास थे, सब बहुत परेशान थे। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा। पहले तो मैं समझी बेटी की जुदाई में ऐसा है। जब मैंने हौसला दिलासा दिया तो इन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मैं बहुत हैरान हुई। आंटी ये आप क्या कर रही हैं, खुदारा कुछ बताएं, हुआ क्या है। तो वो कांपती आवाज में बोली कि बुशरा इस शादी से खुश नहीं थी। हालांकि मैंने पूछा था, वो खामोश रही। सिर्फ इतना कहा, अभी ना करें। मगर इसके अब्बा ने समझाया था कि अभी नहीं तो जब भी करनी है, करनी तो है। लोग अच्छे हैं और देखे भाले हैं। तब वो खामोश हो गई थी। हम समझे राजी हो जाएगी। रात ना जाने का वो घर से चली गई। हमारे मुंह पर कालक मिल गई। आप लोग मुझे माफ कर दें, ये कहकर वो बेहोश हो गई। इनकी बहन ने पानी के छींटे मारे तो होश आया और अम्मी जान इनकी हालत नाकाबिले बयां है। ये सुनना था कि मेरी अम्मी सोफे पर ही गिर गई। मेरे पाँव के नीचे से जमीन तो पहले ही निकल चुकी थी। भाभी की कहानी सुनकर ऊपर से अम्मी की हालत देखकर मैं पे और परेशान हो गया। या मेरे मौला, ये सब क्या है और मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। मैं अंदर ही अंदर रो रहा था। सबने अम्मी को उठाकर बिस्तर पर लटाया, पानी पिलाया। जिस घर में थोड़ी देर पहले खुशियां नाच रही थी, वहाँ अब गम के सारे मंडलाने लगे। बेचैनी और बेकरारी सबके चेहरे पर नुमाया थी। मैं अपने कमरे में सर पकड़ कर बैठ गया। मेरा दिल चाह रहा था जोर जोर से चीख मार कर अपने दिल का गुबार निकाल दूं। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहले ही इनकार कर देते, यूं रुसवा तो ना करती। अब क्या होगा। बाराती आ चुके थे। किसी ने बताया कि काजी साहब भी आ चुके हैं। अब तो मेरे अपने होश उड़ चुके थे। अब क्या करना। कजन आते तो हौसला देकर चले जाते। शायद घंटा इसी तरह गुजर गया। कुछ देर के बाद अम्मी कमरे में आई और मैं इन्हें देखकर खड़ा हो गया। वो सदियों की बीमार लग रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू जब्त किए। अम्मी ने मुझे सीने से लगाया। मैं छोटे बच्चे की तरह अम्मी के सीने से लगकर खूब रोया। बज़ाहिर आंखें खुश्क थी मगर दिल धाड़े मार मार कर रो रहा था। मेरे दिल का खून हुआ था। अम्मी ने बिस्तर पर बैठकर मुझे अपने पास बिठाया और अल्लाह के कामों की हिकमत बताई, हौसला दिया और इस मसले का जो हल बताया वो सुनकर मेरा सर घूम गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अम्मी ने कहा, क्योंकि सब मेहमान आ चुके हैं और काजी साहब भी, अब तमाशा बनने से बेहतर है तो मेरी भतीजी से निकाह कर लो। सबके मुंह बंद करने का वाहिद रास्ता यही है। अब कुछ नहीं हो सकेगा। या तो लोगों के सामने अपनी माँ का तमाशा बनवा लो या खामोशी से इस निकाह के लिए राजी हो जाओ। अल्लाह की हिकमत इसी में है। मगर अम्मी जान, क्या वो बहुत छोटी नहीं और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे मोहलत तो दे। मैंने इल्तिजा भरे अंदाज में कहा। अम्मी ने कहा, मोहलत किस बात की मोहलत। तुम्हारी पसंद पर हम सब ने खामोशी से सर झुकाया। तुम्हारे कहने पर इसके घर रिश्ता लेकर गए। तुम्हारी पसंद पर कोई इतराज ना किया। अब अगर खुदा को नहीं मंजूर था तो बेहतरी इसी में है कि तुम भी खामोशी से मेरी बात मान लो, जैसे हमने मानी थी। ऐसी लड़की जिसने अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, इसके बारे में सोचना भी बेवकूफी है। जो माँ बाप की ना हो सकी वो किसी और की क्या होगी। बस अब मेरी परेशानी में इजाफा ना करो। भाई को मैंने कह दिया, वो होटल में इंतजाम करने चले गए हैं। अब अगर तुमने इनकार किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अम्मी ये कहकर रोने लग गई। नहीं नहीं अम्मी जान, ऐसी बातें ना करें। अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे। मुझे आपकी जिंदगी से अजीज तर कोई चीज नहीं। आप पर मेरी हर खुशी कुर्बान है। मैंने तड़प कर अम्मी के कदमों में बैठते हुए कहा, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। और मेरे सर अम्मी की गोद में रख दिया। अम्मी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और प्यार से बोली, एक धोखेबाज लड़की के पीछे खुद को हर बर्बाद ना करो। जिंदगी में बहुत कुछ होता है। इसने किसी की इज्जत की परवाह नहीं की तो तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, सब कुछ भुलाकर। जी अम्मी जान, मैंने आंसू जब्त करते हुए अम्मी की बातों की हाँ में हाँ मिलाई। खैर घर की खास लोगों को प्रोग्राम बता दिया गया। लोगों को कहा गया कि अब होटल में बारात जाएगी। कुछ ऊपर नीचे की लगाकर भाभी बहनों ने बात संभाल ली। बुझे हुए चेहरों के साथ और भारी कदमों के साथ मैं गाड़ी तक पहुंचा। सजी हुई गाड़ी अब वीरान लग रही थी। मेरी शादी हो गई, कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस अम्मी जान को दिया हुआ वादा निभा रहा था। अपनी सोचों में इतना गुम रहा कि पता ही ना चला कब दुल्हन लेकर मैं वापस आ गया। मुझे सब एक भयानक ख्वाब लग रहा था। बारात गई भी और दुल्हन भी आई, मगर सब एक मजबूरी में किया गया। मुझे दिल के साथ सब घर वालों को जो जोश था वो खत्म हो गया था। ये सब एक रस्म निभाई गई, लोगों का मुंह बंद रखने के लिए, या फिर यूं कहें अपनी इज्जत बचाने के लिए। मजबूरी में ये शादी हुई या फिर जबरदस्ती करवाई गई। मैं सोफे पर किसी लाश की तरह गिर गया। सब मेरी हालत अच्छी तरह समझ रहे
रहे थे। जिस शख्स की होने वाली बीवी घर से भाग जाए, उसकी मुंह पर जो जूता पड़ता है और जो बेइज्जती होती है, वो शायद ही कोई समझ सकता हो। जिंदगी बेमायनी बेमकसद हो जाती है। यूं लगता है कि हर देखने वाली नजर इस आदमी पर हंस रही हो। मैं सर पकड़े अपने ख्यालों में बैठा था। उसी लम्हे मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ रखा महसूस हुआ। वो अम्मी जान का हाथ था। बेटा कुछ खा लो। वहाँ भी कुछ नहीं खाया होगा। अम्मी को मेरी कैफियत का अंदाजा था। इन्हें पता था मैं भूखा हूँ। माए भी क्या नेमत है, कुछ कहे बिना सब समझ जाती हैं। चलो उठो, खाना लगा दिया है, कुछ खा लो। अम्मी ने प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मगर अम्मी जान भूख नहीं। मैंने हाथ चूमते हुए कहा, अम्मा के लिए थोड़ा सा खा लो बेटा, मुझे तसल्ली हो जाएगी। अम्मी की खातिर तो मैं कुछ भी कर सकता था। मैंने बहुत मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाया। भाभी ने कहा, जाओ अब अपने कमरे में। मैंने रहम तलब नजरों से इनकी तरफ देखा। इन्होंने कमर पर थपकी दी। बुरी बात है, आपको जाना चाहिए। जो भी है वो आपकी बीवी है, आपकी जिम्मेदारी है। अम्मी ने भी इसको यही कहा। किसी हारे हुए इंसान की तरह मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। वो कमरा जिसमें रहते हुए मुझे एक उम्र गुजर गई थी। इसके एक एक चीज से मुझे इश्क था। जिस कमरे के बगैर मुझे नींद नहीं आती थी, आज वही कमरा मेरे लिए घुटन का बाइस था। अजनबी लग रहा था। इस कमरे में मेरे जाने को दिल नहीं था, लेकिन क्या करता, मजबूरन जाना पड़ा। मैंने कमरे का दरवाजा खोला। नजर उठाकर देखने की हिम्मत ना थी। थके कदमों के साथ जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। नजरें मुझसे उठाई नहीं जा रही थी। दिल पर एक बोझ था, और ये भी कि अम्मी की ये भतीजी बहुत छोटी है मुझसे। मैं इसे बीवी के रूप में कैसे, या अल्लाह। मैंने जूते उतारे, एक साइड पर रखकर शेरवानी उतारने लगा। यूं ही मेरी नजर अपनी नई दुल्हन पर पड़ी। ये देखकर हैरान रह गया कि वो पलंग से टेक लगाए मजे से सो रही है। वो सोते हुए एक मासूम सी बच्ची लग रही थी। मैं सोचने लग गया, ये जुल्म नहीं इसके साथ किया। मेरे घर वालों ने इसकी हक तलफी तो नहीं की। क्या ये मेरी बीवी बनकर रह सकती है, या क्या मैं इससे बीवी का दर्जा दे सकूंगा? क्या ये बीवी का हकूक अदा कर सकेगी? ओ खुदाया, ये क्या किया मेरे घर वालों ने? मैं खड़ा उसे देखते हुए सोच रहा था। मैं आराम से बिस्तर पर लेटा ताकि इसकी नींद खराब ना हो। पता ही नहीं चला कब नींद आई और मैं दूर कहीं गुम अनाम अंधेरों में खो गया। सुबह हुई। यूं लगा जैसे बहुत जल्द सूरज निकल आया हो। करवट बदली तो चौंक कर एकदम सीधा होकर बैठ गया, क्योंकि मेरी जबरदस्ती की बीवी मेरे करीब बैठी बड़े गौर से मुझे देख देख के मुस्कुरा रही थी। मुझे बिल्कुल भी इससे इस तरह की हरकत की उम्मीद ना थी। मैं तो उसे ना समझ कर टाल रहा था। मुझे अचानक यूं सीधा बैठा देख कर वो खिल कर हंसी। उसने बेबाकी से पूछा कि आप डर गई? नहीं तो डरना किस बात का। मैंने गला साफ करते हुए आराम से कहा, आप रात को बहुत देर से कमरे में आए थे। इसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैं इसकी इस हरकत से एकदम चौंक गया। मेरी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। मैं जिससे छोटा और मासूम समझ रहा था, वो इतनी भी मासूम नहीं थी। हाँ, कुछ देर हो गई थी। मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम सो रही थी? जी, मुझे जल्दी नींद आ जाती है। आप मुझे उठा देते। इसने मुस्कुरा कर मुझे कहा। मैं इसकी इस बात से हैरान था। नहीं, मैं थका हुआ था। खैर, मैं उठा और फ्रेश होने चला गया। मेरे इस कमरे में एक मिनट रुकने को दिल नहीं था। मैं निकला और कमरे से बाहर जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? इसने मासूमाना अंदाज में सवाल किया। कहीं नहीं, अभी आता हूँ। ये कहकर मैं टीवी रूम में सोफे पर नढाल होकर गिर गया। छत को घूरते हुए सोचने लगा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। क्या बुशरा इस सामने वाली लड़के को पसंद करती थी? क्या वो दोनों भागे हैं? मुझे ये सवाल सता रहे थे। मैंने देखा अभी सब सो रहे थे और अम्मी अपनी चाय बनाकर अपने कमरे में चली गई थी। आराम से उठकर बाहर निकल गया। बुशरा के घर की तरफ देखने की ख्वाहिश मर चुकी थी। अलबत्ता इस लड़के का पता करवाना चाहता था। एक तरफ चंद बच्चे खेल रहे थे। मैंने एक बच्चे को प्यार से बुलाया और कहा कि सामने घर से पता करो, अनवर भाई को बुला दे। वो जाने लगा तो एक और ख्याल आया। मैंने इसे ऐसा करने से मना कर दिया और खुद जाकर इनका दरवाजा बचाया। क्या 3-4 बार ऐसा करने के बाद एक शख्स बाहर आया। वो ना इसके अब्बू थे ना भाई। मोहल्ले में रहकर इतना तो पता होता है कौन हमारे मोहल्ले का है और कौन नहीं। मैंने मौका गनीमत जाना और पूछा, मैं अनवर के दफ्तर से हूँ, कुछ काम था। दफ्तर में मिला नहीं। कहाँ है वो? मैंने देखा वो आदमी जो भी था, यकीनन इस लड़के अनवर का मामू चाचू। इसके चेहरे पर नुमाया घबराहट थी। इसकी परेशानी मैंने भांप ली। वो अनवर, वो दरअसल किसी काम से शहर से बाहर चला गया है। कोई जरूरी काम था। इसने लरजती आवाज में कहा। अच्छा, कब तक आएगा? मैं सर को बता दूं अगर वो कुछ पूछेंगे कि कब आएगा? इसका तो मुझे पता नहीं कब आएगा। जब आएगा तो बता देंगे। अल्लाह हाफिज। ठा करके दरवाजा बंद हुआ और वो अंदर चला गया। मैं दरवाजे के साथ कान लगाए खड़ा था। मुझे अंदर से आवाज आने लगी, अभी इसके दफ्तर से पूछने आए हैं।
कल मोहल्ले वालों को पता लगेगा हमारे बेटे का कारनामा ऐसा है, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कम वक्त बता देता, इज्जत से इसका रिश्ता मांग लेते। इस लड़की के घर वालों के मुंह पर भी कालक मली और हमें भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं खड़ा सब सुन रहा था। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। यानी ये दोनों, मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था और इनके मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। उस रसवाई से बेहतर था मैं अपनी यकतरफा मोहब्बत का गला घोट देता। 3 दिल 2 घर टूटने से बच जाते। मेरा घर तो ना चाहते हुए भी बस गया था, मगर दिल टूट चुका था। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर अपने वजूद का बोझ उठाए वापस घर आ गया। अम्मी ने मुझे बाहर से आते देखा तो हैरान हुई। तुम कब बाहर गए थे और क्यों? तबीयत ठीक है? इन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। जी अम्मी, ऐसे ही गया था। आमना सो रही है? अम्मी ने कमरे की तरफ जाते हुए पूछा। देख लें, उठी हुई थी। मैं वहीं सोफे पर लेट गया। मेरे दिमाग में अनवर के घर से आने वाली बातें गूंज रही थी। मैं सोचने लगा, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मेरे साथ रिश्ता होने पर वो दोनों ने भाग जाना मुनासिब समझा। उफ, कितना भयानक और तकलीफदा कदम उठाए इन दोनों ने। क्यों किया ऐसा? अगर बुशरा अपनी अम्मी को अपनी पसंद बता देती तो ये सब ना होता। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? अगर इनकी सच्ची मोहब्बत थी तो कसम से मैं रास्ते से हट जाता, यूं सबके घर वालों को परेशानी से बचा लेता। एक बार वो कहती तो, लेकिन क्या मोहब्बत इतनी खुदगर्ज होती है, या बेवकूफ, या फिर अंधी? क्यों सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो जाती हैं? नहीं, मोहब्बत जज्बाती हो सकती है मगर सच्ची मोहब्बत अपनों को दुख नहीं देती। ये क्या किया तुम दोनों ने? मैं अपने सर पर आहिस्ता आहिस्ता मुक्के मार रहा था, तभी अम्मी मेरे कमरे से बाहर आई और सीधा मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ? मेरे बच्चे, सर दर्द है, लाओ मैं दबा दूं। अम्मी ने बड़े प्यार से सर पर हाथ रखा। नहीं अम्मी जान, आप खुद भी बहुत थकी हुई हैं, अभी आराम करें, मैं गोली खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अम्मी ने मेरा माथा चुमा और चली गई। मैं पछतावे की जिंदगी में पिस रहा था, मगर क्या हो सकता था? इस जिंदगी को अब खामोशी से गुजारना ही था और समझौते की पटरी पर चलना था, अपने लिए और अपनों के लिए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।